हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हैमर्स पोस्टुलेट्स किए थे, जिसमें हमने देखा था कि जो ट्रांजिशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो उस मॉइटी से मैच करता है, मतलब कि रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट से या इंटरमीडिएट से, जिसकी एनर्जी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के नज़दीक होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है, लेट अस सपोज मैं अगर यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है वो प्रोडक्ट के क्लोज है। तो मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट का जो स्ट्रक्चर होगा वो किसके जैसा होगा? प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर जैसा होगा। ठीक है, तो उन्हीं हैमर्स पोस्टुलेट्स का जो है हम आज एप्लीकेशंस और इलस्ट्रेशंस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हैमर्स पोस्टुलेट जो है वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हैं वो मार्कोनिव्स रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो होता है वो कार्बोकेटायन बनता है बाय द प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, एल्कीन के ऊपर क्या होगा? प्रोटोन ऐड होगा, जिससे कि किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। और वो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एंडोगोनिक या एंडोथर्मल होता है। ठीक है, और जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है वो हमें बताता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है ना। तो यहाँ पे हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से पता चलता है कि जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें कि कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है वही जो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ओके, तो चलिए हम एक जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, जिसमें कि क्या है? एडिशन ऑफ HBr टू द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, तो ये है हमारे पास 2-मिथाइल ब्यूट 2-ईन। ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। जब हम इसमें HBr की एडिशन करवाते हैं तो HBr का जो एडिशन है वो इस तरह से हो सकता है कि एक बारी H यहाँ लगे और Br यहाँ लगे, और दूसरे केस में क्या है कि Br यहाँ लगे और H यहाँ पे लगे। तो उसी के बेस पे जो है हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। एक है जिसमें Br यहाँ पे और दूसरा है जिसमें Br इस कार्बन पे है, जिसमें कि एक ही CH3 है, वहाँ पे जो है C के पास 2 CH3 है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है ये मेजर बनता है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होता है, और ये माइनर बनता है ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी। क्लियर है? तो ये जो रिएक्शन हुई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसके जो है मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि कैसे ये रिएक्शन होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि प्रोटोनेशन होती है एल्कीन की। ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के पास जो है वो H पॉजिटिव जाता है। ठीक है, यहाँ पे H लग गया तो इसके ऊपर क्या आएगा? फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हमारे पास कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो गई। ओके, तो ये हमारे पास बनता है, देखिए ये है हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन। एक कार्बन यहाँ है, दूसरी कार्बन यहाँ है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन रीअरेंज होकर के ये बन जाता है हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन। तो 2 कार्बोकेटायन की जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी, दोनों आपस में इंटरकन्वर्टिबल है ड्यू टू 1,3-मिथाइल 1। अगर मैं इसको 1 ले लूँ, ये इसको 2 ले लूँ, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बोकेटायन बने हैं, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और ये हमारे पास क्या है? टर्शरी कार्बोकेटायन है। जब सेकेंडरी कार्बोकेटायन पे ब्रोमाइड अटैक करता है तो हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनता है। जब ब्रोमाइड जो है टर्शरी कार्बोकेटायन पे अटैक करता है तो वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ये जो एडिशन होती है मार्कोनिव्स एडिशन कहलाती है। मतलब कि जो हमारा नेगेटिव पार्ट है जिसने ऐड होना है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे देखें हम, तो जो हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन है वो लेस स्टेबल होता है ना, और जो टर्शरी कार्बोकेटायन होता है वो क्या होता है? आपका मोर स्टेबल होता है। तो मेजर प्रोडक्ट मोर स्टेबल से बन रहा है और माइनर प्रोडक्ट जो है वो लेस स्टेबल से बन रहा है। ठीक है, तो ये है इस रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं, हमने बताया है कि ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मल रिएक्शन है, एंडोगोनिक रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप का ही ये बनाया हुआ है। ये इंटरमीडिएट है, यहाँ पे जो बने हुए हैं ना ये इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट। ओके, तो देखो अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख रहे हैं तो हमारे को कैसे मिल रहा है? ये हमारा रिएक्टेंट और ये हमारे प्रोडक्ट।
क्लियर है। तो हैमर्ट क्या बोल रहा है, हैमर्ट पॉस्टुलेट्स क्या बोलते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर है फर्स्ट स्टेप में, है ना, ट्रांजिशन स्टेट कौन सी, ये वाली जहाँ पे कि एडिशन हो रही है प्रोटॉन की, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल कर रहा है हमारे प्रोडक्ट से। अब यहाँ जो इंटरमीडिएट है फर्स्ट स्टेप के लिए वही हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, ये ओके। तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो हैमर्ट्स के रूल के अकॉर्डिंग ये इस तरह से है। अच्छा, अब हम देखें तो जो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट बना है वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ है, फुल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है उसमें क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब देख रहे हैं, जहाँ पे देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। इस कार्बन पे फुल पॉजिटिव है, इसके इंटरमीडिएट स्टेट पे जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है उसके यहाँ पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है ट्रांजिशन स्टेट का, वो जो है फुली मैच कर रहा है किससे, प्रोडक्ट से, इंटरमीडिएट से, ठीक है। तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, ऐसा कोई भी फीचर जो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चरल फीचर जो इन पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा हो, वो इनकी ट्रांजिशन स्टेट के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को भी स्टेबल करेगा, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इनके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है। अगर मैं ये वाला कार्बोकेटायन देख रही हूँ, ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन में हमारे पास ये यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के पास यहाँ से है एक मिथाइल ग्रुप और इधर से है ये वाला एल्काइल ग्रुप, ओके, 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं। इसके पास क्या है, एक एल्काइल ग्रुप और 2 और एल्काइल ग्रुप, मतलब टोटल 3 एल्काइल ग्रुप हैं। तो ये जो 3 एल्काइल ग्रुप हैं ये इसको जो है बाय इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट इस वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। देखो इसको कमी है ना, इंडक्टिव इफेक्ट इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ये देंगे इसको इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसके कंपैरेटिवली जो सेकेंडरी हमारे पास कार्बोकेटायन है उसके कंपैरेटिवली ये वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट, ओके। तो अगर ये स्टेबल हो रहा है तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट भी फिर स्टेबल होगी। ये इसके कंपैरेटिवली कम स्टेबल है, तो इन दोनों में अगर ट्रांजिशन स्टेट में देखूं तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट भी क्या होगी, थोड़ी कम स्टेबल होगी, समझ गए। तो अगर स्टेबिलिटी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट की जो है डिफरेंट है, तो इट मीन एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी क्या होगी, उसमें चेंज होगी। तो इस वाली ट्रांजिशन स्टेट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली, ओके। तो कौन सी रिएक्शन जो है जल्दी हो गई, ये वाली रिएक्शन फास्ट होगी। तो इट मीन कि हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन जो है वो ज़्यादा बनेगा। अगर हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन ज़्यादा बनेगा कंपैरिजन टू सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या बनेगा, हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन से ही बनेगा जल्दी, ओके। और वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको फिगर में समझाया वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो मार्कोनिस प्रोडक्ट जो होगा वो फेवरेबल होगा और नेगेटिव पार्ट जो है ब्रोमीन का वो जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास जो होंगी मोर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल हमारा एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन है हैमर्ट्स पॉस्टुलेट्स में वो एक्सप्लेन करते हैं रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ ब्रोमिनेशन एंड क्लोरीनेशन ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स की ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन का जो रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी है उसको हम पॉस्टुलेट्स हैमर्ट्स पॉस्टुलेट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, चलिए पहले जनरल रिएक्शन देखिए। ये है हमारे पास एल्कीन, जब हम इसमें हैलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमारे पास जो है 2 तरह के प्रोडक्ट बनने के चांसेस होते हैं। या तो ये वाले हाइड्रोजन रिप्लेस होके X यहाँ पे लगे, मतलब कि क्लोरीन या ब्रोमीन यहाँ लगे। दूसरा क्या है कि इन तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाए विद हैलोजन, ठीक है, और H और एक X जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो जब हमने देखा तो यहाँ पे जब ये वाली हाइड्रोजन निकलती है तो मेजर प्रोडक्ट बनता है, अगर इनमें से कोई एक हाइड्रोजन निकलती है तो माइनर प्रोडक्ट बनता है, ओके।
उसमें भी अगर हम देखते हैं कि क्लोरीन के केस में ये जो मेजर प्रोडक्ट है वो बनता है 5.2:1, और जो ब्रोमीन है उसके केस में ये बनता है 1640 और ये 1। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो ज़्यादा बनता है, ब्रोमिनेशन में जो है वो ज़्यादा हमारे पास अमाउंट जो है मेजर प्रोडक्ट का वो बनता है। तो ऐसा क्यों है, इन दोनों में भी क्यों रिएक्टिविटी का डिफरेंस है? ओके, सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का क्यों डिफरेंस है? चलिए, जो हमारा नॉर्मल जो मैकेनिज़्म है हैलोजिनेशन का वो है हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म जो है हमारे पास 3 स्टेप का रिएक्शन है, जिसमें कि हम देखते हैं पहले जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हैलोजन होती है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे हम सिंपल बता रही हूँ कि क्या क्या होता है। ओके, तो ये हैलोजन है, क्लोरीन ब्रोमीन आप कुछ भी ले सकते हो, वो पहले टूट के क्या बनाएगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये सेकंड स्टेप में ये जो फ्री रेडिकल है ये यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब कि ये जो फ्री रेडिकल है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और इस बॉन्ड का भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे कि HX की फॉर्मेशन हो जाएगी और अब इस कार्बन के पास क्या बचेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये भी क्या है, कन्वर्ट हो सकता है दूसरे फ्री रेडिकल में। कैसे, यहाँ पे 2 लिखा है, ये 3 है ना, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ CH2H, तो ये क्या करेगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा और ये खुद क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल। तो हमारे पास जो है वो ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो सकता है, ये दोनों है ना आपस में ये बन सकते हैं। ओके, तो सेकंड स्टेप में हमारे पास जो है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई है। फिर क्या होगा, तो चलिए इस रिएक्शन के लिए जो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट कराया ना, उसका यहाँ पे हम एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे मैं इसको RH लिख देती हूँ, ये RH है। ओके, RH नहीं RH एल्केन है। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए हमारे पास ये कैसे जो है वो ये हमारा रिएक्टेंट और ये हमारे जो है वो रेडिकल्स बन गए इधर, है ना। यही देखा ना हमने कि एल्केन जो है वो रिएक्ट करती है विद हैलोजन रेडिकल और कन्वर्ट हो जाती है फ्री रेडिकल्स में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के फ्री रेडिकल्स बनने के चांसेस थे। एक फ्री रेडिकल है हमारे पास टर्शरी और दूसरा जो है वो हमारे पास प्राइमरी रेडिकल है। ठीक है, अब हमने फिर से यहाँ पे देखना है कि जो ये वाला फ्री रेडिकल है ना, सेकेंड टर्शरी रेडिकल है ना, इसमें कितने अल्काइल ग्रुप है, 3, और इसमें कितने अल्काइल ग्रुप है, ये जो ये है एक ही। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी जो होगी हमारी टर्शरी कार्बोकेटाइन की ज़्यादा होगी। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी या फिर जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट्स की कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट्स। ओके, तो जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था कि जो चीज़ जो फैक्टर इसको स्टेबलाइज करेंगे वो इसकी ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज करेंगे। क्लियर है, तो कैसे, अगर इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है स्टेबल है, यहाँ देखिए ट्रांजिशन स्टेट का मतलब था ना कि ये वाला बॉन्ड जो है वो टूटना है, ये बॉन्ड टूट रहा है, देखो इसमें भी ये बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो अगर ये वाली ट्रांजिशन स्टेट जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अगर ये एनर्जी कम होगी तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इन 2 स्टेप के कंपैरिजन में इसके लिए क्या होगी, कम होगी टर्शरी के लिए, और प्राइमरी के लिए क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इससे क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, जो कि इसका नेक्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, वो देखते हैं। तो थर्ड स्टेप में ये हमारा फ्री रेडिकल बना है, ये टर्शरी बना है, ये हमारे पास प्राइमरी बना है। जब इस पर हेलोजन अटैक करेगा तो ये क्या होगा, फिर मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और ये जो प्राइमरी वाला है ये इसका क्या बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर होगी। तो ये था हमारा यहाँ पे कि किस तरह से जो है वो हेलोजिनेशन जो है वो एल्केन्स की होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ ब्रोमिनेशन एंड क्लोरिनेशन। ठीक है,
ये हमारे पास जो है वो एल्केन है। इस पे जब क्लोरीन फ्री रेडिकल का जब हम अटैक कराते हैं तो हमारे पास जो है वो दो फ्री रेडिकल बनते हैं, प्राइमरी और टर्शरी। तो जो क्लोरीनेशन होती है ना वो होती है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडरगोनिक रिएक्शन ने। क्यों है एंडोथर्मिक? क्योंकि जो क्लोराइड आयन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, स्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा क्लोराइड यहाँ पे जो है वो फ्री रेडिकल रिएक्टिव होगा उतने ही फास्ट जो है रिएक्शन होगी, जिसकी वजह से डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी के केस में आ रहा है -9 और टर्शरी के केस में आ रहा है -26 किलो जूल पर मोल। और रिएक्टिविटी रेट जो रिलेटिव रेट रेशियो है वो है प्राइमरी के केस में 1 और ये है 5.2। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमाइड जो फ्री रेडिकल है यहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कंपेयर टू क्लोरीन फ्री रेडिकल, जिसकी वजह से जो ब्रोमिनेशन है वो हो जाता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों? क्योंकि ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। अब इन दोनों की जो अगर रिएक्शन करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जिसकी वजह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये बन जाती है, मतलब कि डेल्टा एच आता है यहाँ पे पॉजिटिव। तो प्राइमरी के केस में ये आता है +54 और टर्शरी के केस में ये आता है +37 किलो जूल पर मोल। और रिएक्टिविटी जो रेशियो है, रिलेटिव रेट रेशियो जो है वो इनकी वो 1:1640 बन जाती है। क्लियर है? और दूसरी बात ये कि जो HBr यहाँ पे बन रहा है वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू HCl। ठीक है, तो इसलिए हमें हीट यहाँ पे इस रिएक्शन को कराने के लिए, ब्रोमिनेशन को कराने के लिए हीट देनी पड़ती है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो ब्रोमिनेशन है वो मोर सिलेक्टिव है देन क्लोरीनेशन। ओके, चलिए अब इनके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं। ये है क्लोरीनेशन के लिए और ये है ब्रोमिनेशन के लिए। ठीक है, जो हमने बोला कि क्लोरीनेशन कैसी है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है मतलब कि इसका जो प्रोफाइल होगा वो इस तरह से होगा, है ना। रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। ओके, अच्छा, और हमने जब हैमर्स पॉस्टुलेट्स देखे थे तो उसमें ये बोला था कि जिसकी एनर्जी कम होगी, मतलब कि जिसकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के नज़दीक होगी, उसका स्ट्रक्चर वैसा जैसा ही होगा, है ना। तो यहाँ से इससे हमें पता चल रहा है कि जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही हैं यहाँ पे, ये बन रही है आपकी एक प्राइमरी के लिए और ये बन रही है टर्शरी के लिए। ओके, तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो किससे रिजेंबल करेगा? वो करेगा रिएक्टेंट से रिजेंबल, अकॉर्डिंग टू हैमर्स पॉस्टुलेट। ठीक है, इनका अगर स्ट्रक्चर जो है वो रिएक्टेंट से रिजेंबल करेगा तो जो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी आएगी वो ऑलमोस्ट क्या आती है? सेम आती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या आती है? ऑलमोस्ट सेम। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम जैसा ही होगा। तो इनकी जो रिलेटिव रेशो थी वो क्या आ रही थी? 1:5.2 यही आ रही थी ना। तो ये रेशो जो है वो इसके जैसी होगी, मतलब ऑलमोस्ट बराबर जैसी होगी। ठीक है, अगर ये जो बी है, बी से जो बन रहा है प्रोडक्ट वो 1 बन रहा है तो इसका ए वाला जो है वो 1 बन रहा है तो 5.2 जो है वो बी बनेगा। ठीक है, टर्शरी वाला बनेगा। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ट्रांजिशन स्टेट का, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल कर रहा है किससे? रिएक्टेंट से। बट इन द अदर केस जो ब्रोमिनेशन है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है मतलब कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर है, यहाँ पे देखिए ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब कि जो एक्टिवेशन जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी उनका स्ट्रक्चर किससे मैच करेगा? उनका स्ट्रक्चर मैच करेगा प्रोडक्ट से। उनका स्ट्रक्चर किससे मैच करेगा? प्रोडक्ट से, मतलब कि फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर से उसका वो है मैच करेगा। यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा है ना, ये तो हमारा अल्काइल हैलाइड्स है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे हमारे पास फ्री रेडिकल बन गए हैं तो हमें पता है कि उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये टर्शरी वाला है, ये प्राइमरी वाला है। तो टर्शरी की जो फ्री रेडिकल वो होता है स्टेबल होता है देन प्राइमरी। तो ये अगर स्टेबल है तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो भी स्टेबल होगी, मतलब कि इसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी रादर देन दिस। तो अगर इनकी एनर्जी में डिफरेंस है तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी में भी डिफरेंस आएगा। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर इस वाली रिएक्शन का फास्ट है तो टर्शरी से बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो और भी ज़्यादा बनेगा, ये कम बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी
जो है वो ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस है इतना, तो यहाँ पे एनर्जीज में जो डिफरेंस है वो है इतना। तो इसीलिए जो यहाँ पे हमारे पास रेशो आती है वो आती है 1:1640, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा रेशो है यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्टिवली जो ब्रोमिनेशन में जो है वो सिलेक्टिवली हमारे पास बी वाला जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि टर्शरी वाला जो प्रोडक्ट, टर्शरी फ्री रेडिकल वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा बनता है एज कंपेयर टू प्राइमरी वाला। समझ गए? तो यही जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ब्रोमिनेशन जो है वो मोर सिलेक्टिव है दैन दी क्लोरीनेशन। क्लियर है? ये सारी थ्योरी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिख ली है और मैंने आपको फिगर में जो है एक्सप्लेन कर दी, तो आप यहाँ से नोट डाउन इसको कर सकते हैं। थर्ड है, हैमर्ट्स पोस्टुलेट्स जो हैं वो रैशनलाइज करते हैं SN1 मैकेनिज्म को एल्काइल हैलाइड्स के, ठीक है। एल्काइल हैलाइड में जो SN1 मैकेनिज्म होता है उसका रैशनलाइजेशन, ठीक है, कि कौन सा एल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा किस तरह से। ओके, चलो, तो अगर हम एक कॉमन सा SN1 मैकेनिज्म के लिए रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कि RX जो है वो रिएक्ट करता है OH नेगेटिव से, तो बनाएगा ROH। ओके, मैकेनिज्म क्या है? जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है और वो हमारा रेट डिटर्मिंग स्टेप भी है। क्लियर है? इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है वो कार्बोकेटाइन की, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेप है, जिससे की वजह से हम जो काइनेटिक्स देख सकते हैं किसी भी रिएक्शन की। रेट डिटर्मिंग स्टेप है ना, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो मैकेनिज्म क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, इसमें से जो हैलाइड है वो इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव बाहर निकलता है और पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, कार्बोकेटाइन बच जाता है, ठीक है। तो ये एक CH3CX, अब देखो वो हैलाइड यहाँ पे एल्काइल ग्रुप में चेंज करती चलूँगी, तो जब एल्काइल ग्रुप यहाँ चेंज किया तो ये वाला कार्बोकेटाइन बना, है ना। ये हमारे पास मिथाइल कार्बोकेटाइन है, ये हमारे पास जो है प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट जब हमने सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाई तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। जब टर्शरी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, है ना। और जो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है इन कार्बोकेटाइंस का, तो हमारे पास टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर हमारे पास मिथाइल रेडिकल जो है वो रेडिकल नहीं, कार्बोकेटाइन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसका है, कार्बोकेटाइंस का, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइम, देन मिथाइल। तो अब हम जब इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखिए ये हमारे पास रिएक्टेंट है एल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास जो है यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बने हुए हैं, लेकिन इस फर्स्ट स्टेप के लिए यही क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ये इस तरह का sp2 स्ट्रक्चर है। ओके, तो इनके जो है इन डिफरेंट कार्बोकेटाइंस की जो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं वो यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या होगा, ऐसे पार्शियल बॉन्ड्स होंगे, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे निकल रहा है। तो ये sp2 टाइप की ही स्ट्रक्चर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसका स्ट्रक्चर जो है प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर जैसा होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ये है, तो ट्रांजिशन स्टेट का स्ट्रक्चर भी इस तरह sp2 हाइब्रिडाइज ही होगा। क्लियर है? यहाँ पे मेन बात जो आती है, बोलता है कि जैसे जैसे हमारे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे एनर्जी डिक्रीज होगी तो जो एंडोथर्मिक नेचर है रिएक्शन का वो भी तो डिक्रीज होगा, है ना। ये वाली वैल्यू कुछ और होगी, ये वाली कुछ और होगी। मान लो अगर ये 10 थी तो ये 9 हो गई, ये 8 हो गई, ये 7 हो गई। तो एंडोथर्मिक नेचर जो है रिएक्शन का वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये तो नहीं चेंज हो रही, सिर्फ यही चेंज हो रही है ना, ये वाली, ठीक है। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन था वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वो अगर डिक्रीज होगा तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जीज भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, हो रही है ना, क्योंकि इसकी डिक्रीज हुई तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट होगी वो भी ज़्यादा स्टेबल होगी, है ना। ज़्यादा स्टेबल होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी कंपैरेटिवली दिस, कंपैरेटिवली दिस, कंपैरेटिवली दिस। तो इसकी वजह से जो इनकी एक्टिवेशन एनर्जीज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू हैमर्ट्स पोस्टुलेट, है ना। तो जो हमारा और ट्रांजिशन स्टेट्स देखिए, यहाँ पे जो है ट्रांजिशन स्टेट ये लेट आ रही है,
जो अनस्टेबल है हमारा कार्बोकैटायन उसके लिए लेट ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, लेकिन जो ज़्यादा स्टेबल है उसके लिए जो हमारी ट्रांजिशन स्टेट है वो अर्ली ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जा रही है। ठीक है, तो अब अगर मैंने देखना है तो इन तीन सब में जो कार्बोकैटायन है वो सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा। रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होता है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, देन दिस देन दिस देन दिस। तो इसमें सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म होगा, फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें। क्लियर है। तो इसके लिए भी जो रिटर्न पार्ट है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और थोड़ा पार्ट यहाँ पे है, इसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है हैमर्स पोस्टुलेट्स, जो है वो एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें पता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है लोअर एनर्जी की, ओके, उससे लोअर एनर्जी का ही प्रोडक्ट बनता है ना। हमें पता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है यहाँ पे एंडोथर्मिक के केस में। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसका प्रोडक्ट की एनर्जी भी कम होगी, जिसकी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होगी उसके प्रोडक्ट की एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एक्टिवेशन एनर्जीज में भी फ़र्क होता है। देखो ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी है, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, वही प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेगा, वही स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन और स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट में ये रिलेशन आता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर किससे रिलेट करता है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी से रिलेट करता है। तो अगर हम प्रोडक्ट की एनर्जी डिफरेंट भी करते हैं किसी तरह से, तब भी ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत ही कम फ़र्क जो है वो उसमें पड़ता है। तो यहाँ पे हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बीच में डिस्कस नहीं कर पाते हैं एक्सोथर्मिक के केस में। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से मैच कर रही होती है। क्लियर है। तो आई होप आपको जो है आज की जो हमने एप्लीकेशन देखी हैमर्स पोस्टुलेट्स की, एग्जांपल देखे, तो आई होप आपको ये सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।